दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के जो भी पेपर्स आप अभी तक दे रहे होंगे काफ़ी अच्छे जा रहे होंगे। कुछ क्वेश्चन जो मैं आप लोग के साथ में शेयर करता हूं आपके एग्ज़ाम से पहले वो आपके काम भी आ रहे होंगे। अगर जो प्रश्न आपको मैं अभी मॉडल पेपर के फॉर्म में या सॉल्यूशन के फॉर्म में देता हूं अगर वो आपको काम आ रहे हैं दोस्तों, तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट एक लाइक किया करें। और आपको अगर कुछ लगता है कि मुझे सुधार करना चाहिए तो प्लीज़ सजेस्ट करें, कमेंट भी ज़रूर किया करें। और दूसरी चीज़ें हैं कि अगर आपके कुछ व्यक्तिगत प्रश्न हैं, जैसे कि अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर क्वेश्चन को लेकर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है तो आप इंडिविजुअली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उस क्वेश्चन का आंसर जल्द से जल्द आपको देने का भी। चलिए अभी यहाँ पर हेल्थ एजुकेशन से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो हेल्थ एजुकेशन के लिए हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे लग रहा है आपको ज़रूर तैयार कर लेना चाहिए। यहाँ पर मैंने वो सारे क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश सब में कर दिया है ताकि ये भी आपकी जो एक समस्या रहती है ना आप लोगों की कि हिंदी में है या इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत हो रही वो नहीं हो। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आपको सारे क्वेश्चन हम दिखाते हैं, ठीक है। अभी सारे शॉर्ट क्वेश्चन किए लेकिन विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन, जिससे कि आप 8 नंबर के प्रश्न भी सॉल्व कर सकते हैं और आप 12 अपने जो 15 नंबर के प्रश्न होते हैं वो भी सॉल्व। तो आइए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, फटाफट से चलते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है वर्ष 2019 का। अब क्योंकि हम जो है पर्यावरण शिक्षा पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंटल एजुकेशन पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको इन्वायरमेंट से संबंधित जितने भी शब्द हैं, टर्म हैं, उनको तैयार कर लेना। इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या है, ये सब आप आगे देखोगे। मैंने इनके आंसर भी किए हैं तो आप प्लीज़ देखते रहिए। और माफ़ करिए ये जो मैंने हाईलाइट किया था एक ही पार्ट को, पता नहीं क्यों टेक्निकल एरर की वजह से ये जब PDF रेडी कर रहा था तो सारे हाईलाइट हो गए येलो कलर से। तो अगर थोड़ा आपको देखने में दिक्कत हो रही हो तो इसके लिए अभी मुझे माफ़ करिएगा। अभी देखते हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या है। आप सबको पता है, देखिए दोस्तों, कि पर्यावरण में मौजूद कोई भी ऐसा पदार्थ जो कि किसी भी कारण से वातावरण को क्षति पहुंचाता हो, उसको गंदा करता हो, प्रदूषित करता हो, प्रदूषित भी कुछ इस हद से करता हो, इस हद तक करता हो, कुछ इस तरह से करता हो जिससे कि पर्यावरण जो है जो उसका वास्तविक स्वरूप है वो बदल जाए, और जो स्वरूप बदले वो हानिकारक भी हो जीव जंतुओं के लिए, वनस्पति के लिए और मनुष्य के लिए। तो पर्यावरण में मौजूद कोई भी पदार्थ जो या कारक जो कि क्षति या प्रदूषण का कारण बन सकता है उसे पर्यावरणीय प्रदूषक कहते हैं। जैसे कि गैसेस हो गई, ठोस पदार्थ जैसे कि कूड़ा कचरा हम लोग फेंक देते हैं, हानिकारक गैसेज चाहे आपके वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन हो, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, CH4 है, ये सब जिनको कि हरित गैसेज, ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं, ये सब हो गए। इसके अलावा तरल पदार्थ जो भी हम लोग पेट्रोल डीजल, ये कई बार आपने सुना होगा समुद्र में फैल गया, या फिर जो हम लोग प्लास्टिक जलाते हैं, या फिर जो उर्वरक इस्तेमाल करते हैं अंधाधुंध, ये सब चीज़ कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से जो है पर्यावरण के प्रदूषक के कारक के रूप में काम करते हैं, ठीक है। तो इनके प्रभाव से क्या होता है कि जो पारिस्थितिकीय प्रणाली है, यानी कि जो इकोसिस्टम है, हमारा इन्वायरमेंटल सिस्टम है, इकोसिस्टम है, इकोलॉजिकल सिस्टम है, और जो मानव स्वास्थ्य है और संपूर्ण पर्यावरण जो उस पर हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। तो पर्यावरणीय प्रदूषक को सीधे शब्दों में आप कह सकते हैं ऐसी कोई भी चीज़ जो कि पर्यावरण को प्रदूषित करता हो, उसके वास्तविक स्वरूप को, उसकी संरचना को बदलता हो, प्रकृति ने जैसे बना के दिया उसे चेंज करता हो, तो वो पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाएगा। चाहे वो आपके न्यूक्लियर पॉल्यूशन के माध्यम से हो, साउंड पॉल्यूशन के माध्यम से हो, चाहे आपका उर्वरक का इस्तेमाल करने से, आपके फर्टिलाइज़र जो भी अलग अलग तरीके के इस्तेमाल करते हैं उनसे जल का, मिट्टी का प्रदूषण होता है, तेज़ ध्वनि से बजाने से आपका ध्वनि प्रदूषण करते हैं। इसी तरह से जो है फैक्ट्रियों से, गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं है वो कहीं ना कहीं आपके ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाता है, तो वायु प्रदूषण करता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये बार बार आने वाले प्रश्न है। सॉइल एरोजन पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, सॉइल यानी कि मिट्टी का कटाव, तो आपको ये प्रश्न भी बार बार देखने को मिलेगा। मृदा अपरदन क्या, देखिए बहुत तेज बारिश के कारण, अंधाधुंध वृक्षों की कटाई के कारण मृदा क्षरण से क्या होता है कि तात्कालिक और स्थानांतरित होने वाले मृदा के कणों को प्रक्रम संदर्भित होता है। यानी कि मान लीजिए धरातल का कोई हिस्सा है, पृथ्वी का कोई हिस्सा है, जैसे कि खेत हो गए, ऊंची पहाड़ियों पे जो मिट्टी के कण होते हैं, मिट्टी का जो टीला होता है, कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश के कारण, बहुत ज़्यादा तेज़ हवाओं के कारण, या प्राकृतिक जो भी गतिविधियाँ होती हैं उनके कारण क्या होता है, एक टुकड़ा जो है धीरे धीरे घिसता चला जाता है, कटता चला जाता है।
तो इसे हम मृदा अपरदन कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं। अब सॉइल इरोजन क्या है, मृदा अपरदन, इसके बहुत बड़े कारक में है आपके हवा, पानी और जो वनों की कटाई होती है, अंधाधुंध रूप से जो वनों की कटाई होती है, उससे क्या होता है कि वृक्षों का जब आवरण हटता है धरती से, तो धरती पे जो हवा चलती है, धरती पर जो वर्षा का पानी आता है, वो तेज़ी से मिट्टी को काटता है और इस तरह से जो मिट्टी की कटाई होती है, चाहे हवा के कारण हो, चाहे तेज वर्षा के कारण हो, इसे हम मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन से क्या होता है कि जो धरती पर जो ऊपरी सतह में उपजाऊ भूमि होती है ना, वो कटती चली जाती है और कहीं ना कहीं मिट्टी की उर्वरा शक्ति, कृषि उत्पादकता में आपको कमी देखने को मिले और साथ ही साथ पर्यावरण भी दूषित होता है। एसिड रेन, अम्ल वर्षा, आपको पता है दोस्तों कि वातावरण में जो फैक्ट्रीज वगैरह है, फैक्ट्री हैं, गाड़ी है, इनसे जो ईंधन जलने के बाद जो धुआं निकलता है, उससे जो बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस निकलती है और साथ ही साथ नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड भी निकलते हैं। तो ये जो नाइट्रस ऑक्साइड्स होते हैं या सल्फर ऑक्साइड्स होते हैं, ये जब बहुत ज़्यादा मात्रा में वातावरण में पहुंच जाते हैं और उसी समय जब वर्षा का जल इनके साथ मिश्रित होता है, तो ये सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रस के ऑक्साइड जब वर्षा जल के साथ मिश्रित होते हैं, तो ये फिर एक सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, जो कि अपने आप में अम्लीय होता है प्रकृति में, यानी कि एसिडिक इन नेचर होता है। तो ये जो वर्षा का जल जो कि आप देख रहे हो यहाँ पर कि अम्लीय हो गया है, ये जब धरती पर आता है, हमारी त्वचा पर गिरता है, पेड़ पौधों पर गिरता है, तो उस पर जो है उनकी स्किन को जलाता है या फिर उन पर हानिकारक प्रभाव करता है। इसको आप डिटेल में पढ़िएगा। इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ, हमारा वातावरण और मानव का स्वास्थ्य। देखिए, हमारे वातावरण जितना अच्छा रहेगा, हम सबको पता है कि प्रकृति हमारे जीवन का आधार है। तो अगर किसी भी प्रकार से प्रकृति में हम बदलाव करते हैं, प्रकृति की वास्तविक स्थिति में हम लोग छेड़छाड़ करते हैं, प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जो है प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे जीवन पर पड़ेगा। तो जब भी प्रकृति का संतुलन जो है असंतुलित होता है, नकारात्मक रूप से हम उसको प्रभावित करते हैं, डैमेज करते हैं, तो ये हमारे स्वास्थ्य को भी खराब करता है। उदाहरण के लिए, जब अत्याधिक जल प्रदूषण हो जाए, अत्याधिक आपका जो है वायु प्रदूषण हो जाए, या फिर आपका मृदा यानी कि सॉइल पॉल्यूशन हो, नॉइस पॉल्यूशन हो, या न्यूक्लियर पॉल्यूशन हो जाए। आपने फुकुशिमा में सुना होगा, जापान में वर्ष 2011 में जो है न्यूक्लियर एक तरह से प्लांट में क्या हुआ था कि एक लीकेज हो गई, तो उससे आपको पता है कितना नुकसान हुआ था। इसी तरह से आपने चेरनोबिल का नाम सुना होगा, आपने भोपाल गैस त्रासदी सुना होगा। ये सब क्या है? ये सब जो है केमिकल या न्यूक्लियर आपके पॉल्यूशन के प्रभाव हैं, जिससे कि लाखों लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया और परेशान हुए लोग। तो पर्यावरण को जब भी हम नुकसान पहुंचाते हैं, तो पर्यावरण से जो प्रतिक्रिया हमको मिलती है, पर्यावरण को जब भी हम इम्बैलेंस करते हैं, प्रकृति का जब संतुलन बिगाड़ते हैं, तो उसका प्रत्यक्ष जो है प्रभाव हमारे जीवन पर, हमारे जीवन शैली पे पड़ता है। आपने देखा होगा, अब लगातार कई सारी प्राकृतिक आपदाएं सुनने को मिलती हैं कि कहीं बाढ़ बहुत ज़्यादा आ गया, कहीं सूखा हो रहा है, कहीं कृषि उत्पादकता कम हो रही, कहीं भुखमरी हो रही है। इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही? मौसम का अब जो आप मिजाज देख रहे हैं कि अब लगातार मौसम का जो एक चक्र था, मौसम के जो समय अवधि थी, उसमें परिवर्तन आया। कहीं बहुत ज़्यादा सर्दी तो कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी, कहीं कहीं बरसात इतना हो रहा है कि लोग बाढ़ से परेशान हैं और कहीं कहीं वर्षा की एक बूंद भी नहीं मिल रही। तो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों एक दूसरे के साथ में परस्पर और डायरेक्टली एक दूसरे से संबंधित है। अगर पर्यावरण में हम लोग कोई भी नकारात्मक प्रभाव करते हैं, पर्यावरण को डैमेज करते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उससे हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर हम लोग जल प्रदूषण की बात कर ले, वायु प्रदूषण की बात कर ले, मृदा प्रदूषण की, तेज ध्वनि की यानी कि नॉइस पॉल्यूशन की बात करें, इन सब से जो है हमें बहुत सारे इस तरह की बीमारियां हो सकती है, जैसे कि सांस लेने की बीमारी, देखने में समस्या हो सकती है, हमारे सुनने की क्षमता दूर हो सकती है, मतलब कम हो सकती है। इस तरह की बहुत सारी बीमारी, हृदय रोग बीमारियाँ, आप सुनते हैं एंजाइटी की बीमारी, हाइपरटेंशन की बीमारी, इस तरह की बहुत सारी बीमारियाँ, आपको चिड़चिड़ापन, आपकी त्वचा संबंधित बीमारियाँ, मतलब अनेक तरीके से शारीरिक और मानसिक प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि हमारा स्वास्थ्य जो है खराब हो सकता है। पेलर मेल्टिंग, जिसे कि हम लोग अपने साधारण भाषा में ग्लेशियर मेल्टिंग भी कहते हैं, स्तंभ विगलन या फिर इसे हम लोग कह लें ग्लेशियर का पिघलना भी। तो आप सबको पता है दोस्तों कि अत्याधिक जो ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति जब है अब बढ़ती चली जा रही है, तो हरित गैसों का प्रभाव जब किसी एक क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ जाता है, खासतौर पे आर्कटिक क्षेत्र या फिर ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कि ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ़ जमी हुई होती है,
तो ऐसे क्षेत्रों में जब ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाती है तो वहाँ का तापमान धीरे धीरे थोड़ा बढ़ने लगता है, और वो तापमान एक उस सीमा से जब बढ़ जाता है जबकि वो जो हिम जमा हुआ होता है ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, पठारों पर, जिनको गलाना शुरू करता है, तो वहाँ पर हिम की जो गलने की प्राकृतिक गति है वो अपनी गति से थोड़ा तेज़ी से गलना शुरू होता है। पहाड़ों पे जमी जो बर्फ़ है वो अपनी गति से, तेज़ गति से, जो प्राकृतिक रूप से जो गति है गलने की उनकी, उससे तेज़ गति से जब गिरती है, गलना शुरू हो जाते हैं। और वो क्यों होती है? क्योंकि विश्व भर में जब हम लोग जो हरित गैसेस है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उनका उत्सर्जन ज़्यादा कर रहे हैं, तो वास्तविक जो तापमान है उसमें वृद्धि होती है। और जो दीर्घकालीन धीरे धीरे जो तापमान बढ़ा है धरती का, उसने कहीं ना कहीं विश्व के तापमान को भी बढ़ाया, और विश्व के तापमान के बढ़ने से ग्लेशियर्स में जमी हुई जो बर्फ़ है वो पिघलती है। तो बर्फ़ जो पिघलने की प्रक्रिया है, इसे ही हम लोग स्तंभ विलन कहते हैं। इसके कई सारे हानिकारक प्रभाव भी पड़ते हैं, जैसे कि जब ग्लेशियर पिघलते हैं और अपनी प्राकृतिक गति से, तेज़ गति से पिघलते हैं, तो उनसे जो जल समुद्र में या और जो आपके पीने के स्रोत में मिल रहा है उसकी गति तेज हो जाती है, जिस गति से वाष्पीकरण होकर जल हमारे वातावरण में इधर उधर जा रहा है। तो क्या होता है कि समुद्र का जल, नदियों के जल का जो स्तर है वो बढ़ता है, और जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर रहने वाले लोग, तटीय क्षेत्र में जो लोग कृषि कर रहे हैं, तटीय क्षेत्र में जो लोग व्यापार कर रहे हैं, उनको जलमग्न होने की, उनकी जो जमीन, तटीय क्षेत्र है वो जलमग्न हो सकता है, उनका व्यापार, उनका जीवन वो सब अस्त व्यस्त हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि प्राकृतिक स्थिति में जब हम छेड़छाड़ करते हैं, प्राकृतिक संतुलन को जब हम बिगाड़ते हैं, तो इसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल वीडियो के साथ आप बने रहिएगा, यहाँ पर हर प्रश्न को मैं विस्तार पूर्वक आपको समझा रहा हूँ। ये आप ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ वेरी शॉर्ट है, यहाँ पर जो चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी काम आएंगी। ठीक है, अब आते हैं स्मॉग। स्मॉग का अर्थ होता है, मैं लिख के आपको बताता हूँ। स्मॉग एक्चुअली दो शब्दों से मिलकर बना, स्मोक प्लस फॉग, इसी को जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है स्मॉग। ठीक है, ये बन गया स्मॉग। तो जब वातावरण में, वही आपको समझाना पड़ेगा कि औद्योगिक गतिविधियाँ, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, गाड़ियों से निकलने वाले ईंधन की वजह से, या फिर जो अलग अलग स्रोत है, चाहे वो आपका ज्वालामुखी के विस्फोट से हो, घरों में जलने वाला ईंधन हो, प्लास्टिक जलाने की वजह से, जब स्मोक की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा वातावरण में बढ़ जाती है, ख़ासतौर पे सर्दियों के मौसम में आपको स्मॉग की स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि फॉग जो होता है, कोहरा जो होता है आपका सर्दियों में ही ज़्यादा होता है। तो जब धुआं बहुत ज़्यादा वातावरण में बढ़ जाता है, अब आपको एक जीवंत उदाहरण बताता हूँ, लाइव एग्जांपल बताता हूँ। दिल्ली का आपने सुना होगा कि हर साल जब दीपावली का त्यौहार आता है तो वहाँ पर सरकार अलर्ट हो जाती, बहुत समस्या हो जाती स्मॉग की। क्यों? कि जब पटाखे जलते हैं ना तो बहुत सारा धुआं वातावरण में चला जाता है। इससे होता क्या है कि सर्दियों के समय में ख़ास तौर पे जब पटाखे जलते हैं तो बहुत सारा धुआं और ये फॉग आपस में मिलके बनाते हैं स्मॉग। तो इससे क्या होता है, आँखों में जलन, देखने में तकलीफ़ और सांस लेने में तकलीफ़, इस तरह की कई सारी बीमारियां होती हैं। और सन 1920 की एक घटना मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जब जिसे हम लोग ग्रेट इंडस्ट्रियल स्मॉग का केस भी बताते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था कि 1909 की शायद बात है, इस समय में इंग्लैंड की एक घटना है जहाँ की कई महीनों तक जो है स्मॉग की स्थिति बनी रही। काफ़ी सारे लोगों को जो है शारीरिक रूप से बीमार होना पड़ा, कुछ लोगों की जानें भी गई और कुछ लोग तो मानसिक रूप से काफ़ी परेशान हो गए थे। वहाँ पे क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा जब औद्योगिक विकास होने लगा तो इंडस्ट्रियल जो बहुत सारे इंडस्ट्री लगने लगी तो बहुत सारा धुआं होने लगा। अब आपको पता है यूरोपियन कंट्री में सर्दी का मौसम लंबे समय तक चलता है, तो जो औद्योगिक गतिविधियों के कारण बहुत सारा धुआं वातावरण में आया, उसने क्या किया कि फॉग के साथ मिलके, जो कोहरा होता है उसके साथ मिलके स्मॉग बनाया, और ये स्थिति जो है आपकी काफ़ी लंबे समय तक यथावत बनी रही, जब तक कि उन इंडस्ट्रियों को हमने या तो कंट्रोल नहीं किया या पूरी तरह से बंद नहीं किया, जब तक कि स्थिति ठीक ना हो जाए। तो ये स्थिति आपको इतिहास में सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिल जाएगी। तो ये भी आप उदाहरण अगर आपकी 8 नंबर के प्रश्न में आए या फिर 15 नंबर में, तो वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मॉग के बारे में लिख दिया। अब पॉलीथीन एंड पॉल्यूशन। देखिए दोस्तों, पॉलीथीन आप सबको पता है इस प्रश्न का उत्तर कि देखिए पॉलीथीन का इस्तेमाल है ना, एक सबसे साधारण तरीका मैं बताता हूँ। जहाँ पर भी जमा होता है कूड़ा करकट बढ़ा देता है, वहाँ पे पानी का बहाव रोक देता है।
सड़ता गलता नहीं है तो लंबे समय तक वहीं बना रहता है, तो उससे भी काफ़ी दिक्कत होती है। तो पॉलीथीन को हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, सामान्य भाषा में प्लास्टिक के नाम से जानते हैं, और ये पर्यावरणीय प्रदूषक का एक प्रमुख स्रोत है। देखिए, पर्यावरणीय प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण योगदान करता है ये। पॉलीथीन के अनुचित निपटान से, यानी कि अगर हम लोग सही तरीके से पॉलीथीन को कहीं इधर उधर फेंक रहे, अगर सही तरीके से इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, सही तरीके से इसका निष्पादन बोलते हैं ना, डिस्पोज नहीं कर रहे हैं अगर, तो क्या होगा कि ये कहीं नाली में जाकर जमा हो जाएगा, सड़कों पर इधर उधर उड़ता रहेगा, कहीं भी चला जाएगा, खेती योग्य भूमि में, मिट्टी में मिल जाएगा। तो इससे होता क्या है कि नदी नालों में जब ये जम जाता है तो पानी का बहाव रोक देता है, जिससे कि वहाँ पर गंदगी बढ़नी शुरू हो जाती है, मच्छर बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो कई सारे प्रदूषण ये बनाता है एक साथ। दूसरा, पॉलीथीन को स्वाभाविक रूप से सड़ने में कई वर्ष लगते हैं, जिससे क्या होता है कि इसके दीर्घकालिक पर्यावरणीय क्षति और नुकसान देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि इसका जो है, आप समझो कि ये जल्दी सड़ता गलता तो है नहीं, तो ये मिट्टी को भी प्रदूषित करता है। जिस जल के स्रोत में चला जाए उस जल को भी करता है, क्योंकि आखिर बना तो केमिकल से ही है। तो ये धीरे धीरे जो गलता है ना, वो मिट्टी के साथ साथ पानी को भी प्रदूषित करता है। तो वो जो मिट्टी जिसमें कि हम कोई कृषि का काम करेंगे वो भी प्रदूषित रूप से होगा और उससे भी नुकसान पहुँचेगा हमको। ये अगर किसी पानी के स्रोत में है तो ज़रूर आप सबसे पहले तो क्या करेगा, पानी के स्रोत को रोकेगा। मक्खी मच्छर के स्रोत बनाएंगे वहाँ पर, तो हमें बहुत सारे मलेरिया डेंगू जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं। इसके अलावा पानी को भी ये गंदा करता है, उसको भी प्रदूषित करता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। इसको निपटाना, इसका जो बोलते हैं ना कि इसका डिस्पोजिशन करना भी काफ़ी कठिन है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं डिटेल में, लेकिन परीक्षा में कितना लिखना होता है, इतना ही लिखना होता है। ये 50 शब्द हैं, आप देख लीजिए इनको काउंट करके। ठीक है, वाटरशेड मैनेजमेंट। देखिए, वाटरशेड मैनेजमेंट क्या होता है, जल ग्रहण प्रबंधन। वर्षा के जल को जब हम किसी एक सुरक्षित स्थान पर संचित करते हैं, ताकि वर्षा का जल यूं ही धरती पे आने के बाद बह ना जाए, तो वर्षा के जल को जब हम किसी नदी नाले नलकूपों में या अंडरग्राउंड वाटरशेड में इसको रोकते हैं, ताकि हम आगे चलकर इसका इस्तेमाल कर सकें। और इनको रोकने की वजह से क्या होता है कि जो धरती में वर्षा का जल स्तर है वो बढ़ता है, जो जल स्तर है उसकी टेबल बढ़ता है, जैसे वाटर टेबल बोलते हैं ना, वो बढ़ जाता है। तो वाटरशेड प्रबंधन क्या है, वाटरशेड प्रबंधन में एक विशिष्ट वाटरशेड या नदी को हम लोग क्या करते हैं, बाउंड्री की तरह से नदी नाले पोखर ये हम लोग निर्मित करते हैं, प्राकृतिक रूप से नहीं, खुद से, या प्राकृतिक भी होते हैं तो उनको थोड़ा और बेहतर बना देते हैं। और उससे क्या होता है कि वर्षा का जब जल आता है तो उसे हम लोग रोकते हैं, उसको मेंटेन करते हैं। सरकार योजनाएं लाती है, सरकार अपनी तरफ से प्रयास करती है कि जो जल आया है वर्षा के समय उसका हम लोग यहाँ पर इकट्ठा कर सकें, उसको संचय कर सकें। ठीक है, इससे क्या होता है कि मिट्टी का संरक्षण होता है, मिट्टी का जो कटाव होता है वो रुकता है, वनों का पुनर्वास होता है, क्योंकि पानी का स्रोत आसपास है तो वहाँ पर आसपास में वनस्पति विकसित होगी, जो भी पेड़ पौधे वो भी विकसित होंगे। जल का संग्रहण करते हैं, आप उस जल को रोक सकते हैं और कृषि कार्य के लिए, घरेलू कार्य के लिए, पीने के लिए अगर फिल्टर करके इस्तेमाल करें तो पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर हम लोग वितरण कर सकते हैं। सतत कृषि जो हमारे नॉर्मल सब्जी उगाना, फूल उगाना, बागवानी करना, कृषि के कार्य उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर वाटरशेड प्रबंधन किया जाए और सही तरीके से किया जाए तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक परिणाम लेकर आता है। हमारी जल की जो समस्याएं होती हैं क्षेत्रों में उनको दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ प्रभावी वाटरशेड प्रबंधन क्या करता है, हमें साफ पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करने में मदद करता है, मिट्टी के कटाव को रोकता है। साथ ही साथ हमारे आसपास की जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, मतलब कि जीव जंतु कीट पतंगे जो कि जल पर निर्भर करते हैं, उनके लिए भी जो है एक स्रोत के रूप में काम करता है, उनके भी अस्तित्व के लिए ये एक तरह से वरदान के रूप में काम करता है। और देखा होगा आपने प्रश्न टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, तो आपसे जितना पूछे उतना लिखिए। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन आप सबको पता है कि यहाँ पर एयर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है और नॉइस पॉल्यूशन होता है। ये कुछ प्रमुख प्रकार है, तो जितना पूछा है उतना आप लिख दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस, यानी कि पर्यावरण के प्रति सचेतता। तो इन्वायरमेंटल पर्यावरण सचेतता का अर्थ होता है कि पर्यावरण के प्रति चेतना, पर्यावरण के प्रति जागरूकता और चिंता को दर्शाने के लिए हम पर्यावरण सचेतना शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जब हम पर्यावरण के प्रति चेतना, पर्यावरण के प्रति जागरूकता और चिंता को दर्शाने के लिए और व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी को स्वीकार करने के लिए
साथ ही साथ पर्यावरण की रक्षा और उसके संरक्षण की मान्यता को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, पर्यावरणीय सचेतना शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो पर्यावरणीय सचेतना का मतलब हुआ कि इसमें पर्यावरण के प्रति मित्र प्रिय आचरण अपनाने, यानी कि पर्यावरण को हम किस तरह से एक पर्यावरण के प्रति एक, आप बोले ना कि पर्यावरण के प्रति एक मित्रवत हमारा व्यवहार होना चाहिए, एक दोस्ताना माहौल, दोस्ताना व्यवहार किस तरह से विकसित किया जा सकता है। सतत जीवन शैली, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम किस प्रकार से वनों का संरक्षण कर सकते हैं, यानी पर्यावरण को बचा सकते हैं, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के ऊपर चिंता कर सकते हैं। किस प्रकार से हम सही निर्णय और सही योजनाएं बना सकते हैं, सही नीतियाँ बना सकते हैं, जिससे कि पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सके, ताकि जो पर्यावरण पे मानव की गतिविधियों के कारण और प्राकृतिक गतिविधियों के कारण जो भी हानिकारक प्रभाव पड़ रहे उसे हम कम कर पाएँ और पर्यावरण को उसके वास्तविक स्थिति में बनाए रखने के पूरे प्रयास कर पाएँ। क्योंकि पर्यावरण अगर अपने स्थान पर है, अपने वास्तविक रूप में है, तो कहीं ना कहीं हमारा अस्तित्व भी लंबा चलेगा, हम भी लंबे समय तक जीवित रहेंगे। तो पर्यावरणीय जागरूकता महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमारे बहुत सारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होती है। ये सौर, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, पर्यावरणीय जागरूकता जो है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, ये हमें मदद करती है, जिससे कि हम ग्लोबल वार्मिंग या पर्यावरण को हो रहे नुकसान के बारे में परिचित होते हैं। हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और पानी जैसे नवीनीकरणीय संसाधनों को बढ़ावा देते हैं, उनके बारे में जानते हैं, लोगों को प्रोत्साहित करते हैं इस्तेमाल करने के लिए। पर्यावरणीय चेतना से हम क्या करते हैं, पर्यावरण संबंधी जो भी चुनौतियाँ, उनको हम सही प्रकार से उनका सामना कर सकते हैं, उससे संबंधित हम लोग सुझाव ले सकते हैं, उससे संबंधित हम लोग क्या कर सकते हैं, समाधान ढूंढ सकते हैं, और सबसे ज़रूरी बात है, आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ ना कुछ बचा सकते हैं, जो कि सतत विकास का एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। तो यहाँ तक दोस्तों हमने 2019 का पेपर देखा। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग 2020 का पेपर देखते हैं, और उसके बाद में हम लोग 2022 का भी देखेंगे।